नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 30 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीटेट दिसंबर 2021 की परीक्षा ऑनलाइन मोड में 23 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया गया था सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, जिसमें से ये पेपर 10वें शिफ्ट का है। अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। अनसीन पैसेज के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी टेक्निक ये होती है कि सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद पैराग्राफ पढ़िए। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो आपको तुरंत उसका उत्तर क्लिक करेगा जब आप प्रश्नों को पहले देख चुके होंगे। और साथ ही साथ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है, जो कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो उन प्रश्नों को सॉल्व करने में अगर पैराग्राफ पढ़ करके आप सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका समय व्यतीत होगा। कई बार कंडीशंस ऐसे बन जाते हैं कि पेपर में समय नहीं बचता पैराग्राफ पढ़ने का, तो आप डायरेक्टली अगर उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि ग्रामर बेस्ड होते हैं तो आपके समय बचेंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे परीक्षा में। तो चूंकि यहाँ पर अगर मैं इस पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करने लगूँ तो आपका काफ़ी लंबा वक्त बीत जाएगा। इस वजह से डायरेक्टली हम लोग प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर इस पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट डज द ऑथर वांट द लिमिट्स टू बी सेट फॉर, यानी कि ऑथर किसके लिए सीमा तय करना चाहता था। यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं, इट्स टाइम टू स्टॉप द मैडनेस, यानी ये पागलपन रोकने का समय है। एंड स्टार्ट टीचिंग किड्स अबाउट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट वैल्यूज लाइक हार्ड वर्क, कंटेंटमेंट, ऑनेस्टी एंड कॉम्पेशन। तो यहाँ पर देखेंगे आप किसकी बात की गई है। हार्ड वर्क स्टार्ट करने की बात की गई है और कॉम्पेशन स्टार्ट करने की बात की गई है। दिए गए विकल्प में देखिए, यहाँ पर कॉम्पेशन की बात की गई थी, हार्ड वर्क की बात की गई थी, और पूरे पैराग्राफ का थीम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से है। तो ये तीनों तो पैराग्राफ में मेंशन किए गए हैं, तो इसकी लिमिट नहीं है, इसको बढ़ाने के लिए ऑथर कह रहा है। लेकिन अगर बात करें मटेरियल बेनिफिट्स की तो इसको लिमिट करने के सेंस में है पैराग्राफ, दूसरा विकल्प सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द फोकस ऑफ टुडेज एडवर्टीजमेंट इज मेनली ऑन, यानी कि आज के जो प्रचार हो रहे हैं वो बेसिकली किस पर फोकस कर रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे फाइंड देमसेल्व्स रेजिंग चिल्ड्रेन हु रिस्पॉन्ड ग्रीडीली टू द एडवर्टीजमेंट्स एम्ड राइट एट देम। तो किसके पर फोकस किया जा रहा है, तो चिल्ड्रेन पर फोकस किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 चिल्ड्रेन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एडल्ट्स हु वर पैम्पर्ड, पैम्पर्ड का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, इन देयर ग्रोइंग ईयर्स आर जनरली फाउंड टू बी मोर डैश इन देयर लेटर ईयर, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि बहुत लाड़ प्यार से पाले जाते हैं उनके ग्रोइंग ईयर्स में, यानी कि बचपन में, तो फिर जनरली सामान्यतः ये कैसे हो जाते हैं कुछ सालों बाद, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंग्जियस इसका सही जवाब है। इसका मतलब होता है चिंतित होना, पहला विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, टुडेज चिल्ड्रेन वांट मोर बिकॉज दे आर, यानी आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि वे क्या हो गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहले ही लाइन में इसका उत्तर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं, दे फाइंड देमसेल्फ रेजिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बात की जा रही है आजकल के बच्चों की, हु रिस्पॉन्ड ग्रीडीली, ग्रीडीली का मतलब क्या होता है, लालच पूर्वक होता है। ठीक है, ग्रीड मीन्स होता है लालची और ग्रीडीली मतलब कि लालची पूर्वक। ठीक है, आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, लालची हो गए हैं। ऑप्शन 4 ग्रीडी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया, साइकोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट टू मच लव विल स्पॉइल द चाइल्ड, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार भी बच्चों को बर्बाद कर देता है। ठीक है, उनका बच्चों को एक तरीके से स्पॉइल मीन्स होता है बर्बाद करना। तो यहाँ पर पैराग्राफ के अनुसार ये विकल्प गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए, द पेरेंट्स टुडे एक्सेप्ट देयर चिल्ड्रंस अनड्यू डिमांड ऑल्सो बिकॉज दे वांट टू इंजॉय क्लोज रिलेशनशिप विद देम। तो ये पैराग्राफ में मेंशन किया गया, आपका सही होगा। तीसरा देखिए, दे प्रीफर टू इंडल्ज इन एस्केप फिलॉसफी, तो ये भी बिल्कुल सही है पैराग्राफ के अनुसार। तो देखिए,
ए वाला गलत है और बी सी सही होगा। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 ए इज रॉन्ग एंड बी एंड सी आर राइट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था कोपिंग इन पैरा 2 मीन्स द सेम एज। कोपिंग यहाँ पर प्रबंध के सेंस में आया हुआ था पैरा 2 में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सेम सेंस में। ऑप्शन नंबर 3 मैनेजिंग इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेज गियर इन द सेम वे एज गियर इन पैरा 4। तो पैराग्राफ में ये मेंशन किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए ही परचेज्ड द गियर फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था सेलिंग आउट इज पैरा 3 मीन्स सेम एज, यानी ये खर्च करने के सेंस में आया हुआ है। स्पेंडिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 से 135 तक दिए गए एक और पैराग्राफ पर पूछा गया था, तो चलिए इसको भी हम लोग प्रश्नों को डायरेक्टली देखेंगे और पैराग्राफ में उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था हाउ हैज इवन पिलग्रिमेज बीन कन्वर्टेड इनटू एडवेंचरस ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कैसे तीर्थ यात्रा को साहसिक यात्रा के अवसरों में बदल दिया गया है। पहले ही पैरा में इसका उत्तर दिया गया है वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस द वे वी वांट देम इवन ड्यूरिंग द पिलग्रिमेजेज वी हैव बिगन टू लुक फॉर वॉट एवर मेक्स आवर हैप्पी हार्ट हैप्पी गिव्स कंफर्ट आवर आवर बॉडी एंड पीस टू माइंड, यानी कि पिलग्रिमेज जो पहले होता था अब उससे किस प्रकार से बदल गया है, तो हम अपने बॉडी को हर प्रकार से कंफर्ट देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए बाय गिविंग कंफर्ट टू आवर बॉडी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था हाउ डज नेचर शोज इट्स सुप्रीमेसी, यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी नेचर है ये किस प्रकार से प्रकृति शो करती है। यहाँ पर इसका उत्तर मेंशन किया गया लेट अस नॉट टेम्पर विथ आइदर आवर ओन नेचर ऑन दैट ऑफ द सुप्रीम ऑल आवर क्लेवरनेस इज रेंडर्ड इनइफेक्टिव व्हेन नेचर डज अ डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन इट्स फ्यूरी कैन एंड विल वॉश अवे ऑल इम्परफेक्शंस। तो पैराग्राफ में बाई डिस्ट्रक्शन भी दिया गया है और दूसरा भी दिया गया है बाई अनलेसिंग इट्स फ्यूरी, तो यानी कि दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा बोथ ए एंड 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं पैराग्राफ के अनुसार, इसको पढ़ करके बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला देखिए द वेदाज, यानी जो वेद होते हैं हेल्प मैनकाइंड टू बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स, तो ये तो सही है पैराग्राफ के अनुसार मेंशन भी किया गया है। दूसरा देखिए आवर फोर फादर्स मेड एफर्ट्स टू बी वर्दी फॉर सच टीचिंग्स, तो ये भी आपका पैराग्राफ में मेंशन किया गया, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए वी आर फॉलोइंग इन देयर फुट स्टेप्स, यानी कि हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, ये गलत है क्योंकि हम अपने पूर्वजों के पद चिन्ह पर नहीं चल रहे हैं बल्कि प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये पैराग्राफ में निगेटिव सेंस में है। निगेटिव सेंस कहने का मतलब कि पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया गया और जो मेंशन नहीं किया गया रहेगा वो आप गलत मान करके चलेंगे। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी सही है और सी गलत है, पहला विकल्प सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था हाउ डू वी सीक हैप्पीनेस नाउ वे डेज, यानी आजकल हम खुशी किस प्रकार से खोज रहे हैं। तो पैराग्राफ में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आजकल के लोग जो हैप्पीनेस है वो अपने हार्ट की सुन करके खुशी महसूस कर रहे हैं। विकल्प नंबर 2 बाई लिसनिंग टू आवर हार्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था सुप्रीम इन द पैरा 2 स्टैंड फॉर, तो सुप्रीम जो है वो गॉड के लिए यूज किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्यूरी इन पैरा 3 इज यूज्ड एज एन, तो यहाँ पर फ्यूरी जो है वो नाउन की तरह यूज किया गया है, फ्यूरी का मतलब रोष होता है, ठीक है, विकल्प 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था टेम्पर विथ इन पैरा 2 मीन्स द सेम एज, टेम्पर मीन्स यहाँ पर इंटरफियर करने यानी हस्तक्षेप करने के सेंस में आया हुआ है, विकल्प नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब क्रेशन नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा क्रेशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस को एक तरीके से व्याख्या कर रहा है। तो सबसे पहले इन मनोवैज्ञानिक जो कि क्रेशन है इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। अभी तक हम लोग पढ़ते ये आ रहे हैं कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है यानी जो बच्चे की मातृभाषा होती है वो बच्चा
इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लेता है। जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो परिवार के सदस्यों की जो भाषा होती है उसको वो अनुसरण करते करते उसी भाषा को सीख जाता है। इसे भाषा का अर्जन कहते हैं, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग बच्चा सीख रहा है अपने परिवार के एक तरीके से इन्वायरमेंट के संपर्क में आने की वजह से। लेकिन जो सेकेंड लैंग्वेज होती है बच्चे की, वह विद्यालय में जाकर के व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीखता है, जिसे भाषा का अधिगम कहते हैं। लेकिन क्रैशन जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने ये कहा कि जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको भी एक्वायर किया जा सकता है, उसको भी अर्जित उसी प्रकार से किया जा सकता है जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे ने नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखा था। अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए थे और उसी 5 हाइपोथेसिस में से एक ऑप्शन के रूप में आपको दिया गया जो कि आपसे पूछा जा रहा है। तो पांचों हाइपोथेसिस के बारे में जल्दी से एक बार जान लेते हैं। पहला जो उनके द्वारा बताया गया था वो ये बताया गया था द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, यानी कि एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस पहला था। दूसरा था द मॉनिटर हाइपोथेसिस, तीसरा था इनपुट हाइपोथेसिस, चौथा था अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस और पांचवा था नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। यानी कि जो बच्चे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं वो एक नेचुरल ऑर्डर में होता है, और चूंकि ये नेचुरल है यानी कि फिक्स है कि इसी ऑर्डर में होगा, तो उसको हम पहले से अनुमान भी लगा सकते हैं। यहीं पहले विकल्प में कहा जा रहा है, देखिए, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर एक्वायर्ड इन अ प्रिडिक्टेबल ऑर्डर। चूंकि ये पहले से फिक्स है कि इसी ऑर्डर में होगा तो हम उसका अनुमान भी लगा सकते हैं। यहीं पहले विकल्प में दिया गया है और यहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ प्रोसीजरल प्लान फॉर प्रेजेंटिंग टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल इज। तो प्रोसीजर हमें क्या बताता है? प्रोसीजर हमें ये बताता है कि किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो अगर ये सेंस में आए प्रश्न के कि कैसे पढ़ाना है तो आपका उत्तर मेथड होगा, और अगर प्रश्न में ये सेंस आए कि क्या पढ़ाना है तो आपका अप्रोच उत्तर होगा। क्योंकि यहाँ पर प्रोसीजरल प्लान की बात की गई है, यानी कि कैसे पढ़ाना है कि सेंस में आ रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 मेथड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नोन एज, यानी कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वह किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, यानी कि प्राचीन मेथड्स में से ये एक है, जिसके अंतर्गत ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता क्या है, तो जो सेकंड लैंग्वेज है, मान लीजिए सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो उसके जो टर्म्स रहेंगे उसको उसके बच्चे के मदर टंग में ट्रांसलेट करके बताया जाएगा। कहने का मतलब कि जो टीचर होगा वो कठिन शब्दों को उनके बच्चों के मदर टंग में ट्रांसलेट कर देगा, जिससे बच्चे को सेकंड लैंग्वेज को सीखने में मदद मिल पाए। तो ये कौन सा मेथड होता है? इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसे क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। विकल्प 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन विच मेथड मदर टंग इज नॉट यूज्ड एट ऑल, यानी कि कौन से मेथड में मदर टंग बच्चे की मातृभाषा का यूज नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये मानती है कि बच्चे को अगर सेकंड लैंग्वेज सिखाना है, क्योंकि जिस प्रकार से फर्स्ट लैंग्वेज यानी मातृभाषा को सीखने के लिए उसने कोई ग्रामर का रूल नहीं पढ़ा, कोई नियम कानून नहीं पढ़ा, वो सिर्फ इन्वायरमेंट के संपर्क में आने की वजह से उसने उस भाषा को अर्जित कर लिया। तो डायरेक्ट मेथड भी यही मानता है कि सेकंड लैंग्वेज जो कि बच्चे की अंग्रेजी हो सकती है, तो उसको सिखाने के लिए उसको नेचुरल इन्वायरमेंट दे दिया जाए, यानी बच्चे अंग्रेजी में ही कम्युनिकेट करें। जिस लैंग्वेज को बच्चे को सिखाना है, जो सेकंड लैंग्वेज है, उसी में बच्चा कम्युनिकेट करे, ये होता है डायरेक्ट मेथड। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग इज, यानी कि निम्न में से स्कैनिंग का एग्जाम्पल क्या है? तो स्कैनिंग का मतलब यहाँ पर खोजने के सेंस में आया हुआ है। पहला विकल्प देखिए, टू लुक फॉर द मेन आइडिया इन द चैप्टर ऑफ अ बुक। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसी किताब के एक चैप्टर में उसके मेन आइडिया को यहाँ पर देखना। तो क्या मेन आइडिया को देखने का मतलब स्कैनिंग है? नहीं, यहाँ पर आप कुछ खोज नहीं रहे हैं, बल्कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, अब उसके मेन आइडिया को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ खोजा नहीं जा रहा है, इस वजह से निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, टू राइट अ समरी ऑफ अ मूवी। तो यहाँ पर देखिए, क्या आपने कुछ खोज रहे हैं? आप खोजने के सेंस में ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। आपने जो मूवी देख लिया, अब उसको आप समरी लिख रहे हैं, तो इसमें कुछ खोजना नहीं है। तीसरा देखिए, टू राइट अ समरी ऑफ अ साइंटिफिक आर्टिकल, यानी कि एक साइंटिफिक आर्टिकल है जिसका यहाँ पर समरी लिखना है, तो ये भी दूसरे जैसे विकल्प की तरह था, आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, देखिए क्या कहा जा रहा है, टू लुक फॉर योर बेस्ट फ्रेंड्स फोन नंबर इन योर सेल फोन। तो आप अपने फ़ोन में अपने बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन नंबर ढूंढ रहे हैं, ये खोजने के सेंस में आ रहा है, ढूंढने के सेंस में आ रहा है, इसी वजह से स्कैनिंग वर्ड यहाँ पर यूज किया गया था। तो एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द इनपुट यानी कि रिसेप्टिव स्किल्स अ चाइल्ड हियर्स इन ईच लैंग्वेज में अफेक्ट वोकैबुलरी साइज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट।
यानी कि जो रिसेप्टिव स्किल होते हैं, जैसे कि भाषा को सीखने के लिए 4 स्किल बताए गए हैं, जिसमें से 2 रिसेप्टिव हैं और 2 प्रोडक्टिव हैं। रिसेप्टिव की अगर बात करें, यानी कि आप रिसीव कर रहे हैं। रिसीव कैसे करेंगे? कोई भाषा बोला होगा तो आप उसको सुन सकते हैं, यानी कि हियर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई लिखा होगा, लिखित अभिव्यक्ति किया होगा, तो आप उसको पढ़ करके भी रिसीव कर सकते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल में क्या हो गया? पढ़ना और सुनना, ठीक है। और प्रोडक्टिव स्किल में क्या हो जाएगा? बोलना और लिखना, ये प्रोडक्टिव स्किल होता है। यहाँ तक क्लियर? अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो रिसेप्टिव स्किल है, यानी कि सुनना या फिर पढ़ना, ए चाइल्ड हियर्स ईच लैंग्वेज में अफेक्ट वोकेबलरी साइज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट। बच्चा भले ही कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं जान रहा है, फिर भी सभी भाषाओं में जो रिसेप्टिव स्किल है वो उसकी मदद करती है वोकेबलरी, यानी कि जो शब्दावली है उसकी संख्या बढ़ाने के संदर्भ में। तो ये कौन सा सिद्धांत है? क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी रिसेप्टिव स्किल की, तो वो वाला विकल्प आपका सही होगा जिसमें पढ़ना या फिर सुनने के सेंस में आया होगा। तो यहाँ पर चारों विकल्प में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ही विकल्प में आपको सुनने का विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प देखिए दिया गया है, चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे हियर द मोस्ट, यानी बच्चे सीखते हैं जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं। तो ये रिसेप्टिव स्किल की तरफ इशारा कर रहा है, इस वजह से यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी और तीनों ऑप्शन में हियर और रीड करने का, जो कि रिसेप्टिव स्किल होते हैं, उनकी चर्चा नहीं की गई है, इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच अप्रोच मेक्स यूज ऑफ केयरफुली सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड आइटम्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में होता क्या है कि एक निश्चित पैटर्न होता है सेंटेंस का और उसी पर बच्चे को प्रैक्टिस कराया जाता है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया ना कि सेलेक्टेड और ग्रेडेड आइटम्स, यानी कि उसी पैटर्न पर, सेलेक्टेड पैटर्न पर ही बच्चे को सेंटेंस की या फिर इन सभी शब्दों की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेफरिंग टू द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ एन असेसमेंट टूल एंड द डिग्री टू विच द सेम रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन द असेसमेंट टूल इज यूज्ड रिपीटेडली विथ द सेम इंडिविजुअल्स और ग्रुप इज कॉल्ड। यानी कि एक इंडिविजुअल पर, यानी एक बच्चे पर या फिर ग्रुप पर जब रिपीटेडली यानी लगातार एक असेसमेंट टूल का यूज किया जाता है तो रिजल्ट जो है वो एक समान आता है, सेम रिजल्ट आता है बार बार। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कोई भी टीचर उस प्रश्न को जांचेगा तो निश्चित तौर पर ये एक तरीके से सबके लिए समान ही उत्तर आएगा, क्योंकि टीचर का यहाँ पर कोई खास रोल नहीं है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए निबंधात्मक प्रश्न है जिसमें आपको 500 या फिर 600 शब्दों में प्रश्न का उत्तर देना है। तो जब अलग अलग टीचर उसको जांच रहे होंगे तो अलग अलग टीचर अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लगा करके उसके नंबर को, मान लीजिए 20 नंबर का प्रश्न है तो कोई उसको 10 देगा, कोई 12 देगा, कोई 8 देगा, कोई 7 देगा। तो यहाँ पर उसके नंबर की विश्वसनीयता नहीं हुई, क्योंकि अलग अलग टीचर जब जांच रहे हैं तो अलग अलग नंबर आ रहा है। ये जाहिर सी बात है कि जब निबंधात्मक प्रश्न है तो इसी वजह से तो जो बीए के पेपर होते हैं, आप लोग देखते होंगे लंबे लंबे क्वेश्चंस लिखने के आंसर लिखने होते हैं, 5 पेज 6 पेज बच्चे भर करके आते हैं। तो आप देखेंगे कि अलग अलग टीचर अगर उसी को जांचेगा तो अलग अलग नंबर आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसीलिए विश्वसनीय माना जाता है कि चाहे कोई भी टीचर जांचे, अगर आप चारों विकल्पों में से एक विकल्प लगाए हैं और अगर वो सही है तो कोई भी टीचर वो जांचेगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यही विश्वसनीयता होती है और इसे ही रिलायबिलिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेमेडियल टीचिंग इज। तो रेमेडियल टीचिंग को हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। सबसे पहले बालक को किसी अधिगम या फिर संप्रत्यय को सीखने में कोई दिक्कत आ रही है तो पहले उसका निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण बस ये बताता है कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसको क्या दिक्कत आ रही है, बस इतना बताता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग की जाती है, जो कि बच्चे को जो समस्या आ रही थी उस समस्या को दूर करने के लिए फिर से उसका शिक्षण किया जाता है, उसके साथ शिक्षण किया जाता है, मतलब कि फिर से उसको संप्रत्यय को समझाया जाता है टीचर के माध्यम से। तो ये रेमेडियल टीचिंग किसके बाद आ रहा है? डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद आ रहा है, कि यानी कि सबसे पहले बच्चे को क्या समस्या थी इसको हम लोग डायग्नोस करेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग किया जाता है। तो यही प्रश्न में पूछा जा रहा है रेमेडियल टीचिंग इज। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, गिवन आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 5 एंड गिव्स सम हैंडआउट्स। हैंडआउट्स को हिंदी में थीसिस कहते हैं। जो पीएचडी करते समय जो थीसिस लिखा जाता है या फिर आप टीचिंग के दौरान भी थीसिस सबमिट करते हैं,
वो एक तरीके से हैंड आउट उसे बोला जाता है, ठीक है। ऑफ अ रिपोर्ट एंड आस्क देम टू मेक नोट्स एंड अ ब्रीफ समरी ऑफ इट। व्हाट इज सी अटेम्प्टिंग टू प्रोमोट। यानी कि एक शिक्षिका है जो कि बच्चों को 5 बच्चों के ग्रुप में बांट देती है, ठीक है, 5-5 बच्चों के ग्रुप में बांट देती है और उनको कुछ थीसिस देखती है, हैंडआउट्स देती है और जो कि रिपोर्ट से संबंधित है, और उनसे कहती है कि इसके संबंध में टिप्पणी लिखिए और इसकी समरी लिखिए। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि टीचर जो है वो क्या प्रमोट कर रही है। तो देखिए, बच्चा जो थीसिस पढ़ेगा या फिर जो टिप्पणी करेगा, जो नोट लिखेगा या फिर जो समरी करेगा, वो एक तरीके से जो औपचारिक भाषा होती है, जो फॉर्मल लैंग्वेज होता है, उसमें करेगा, ना कि अपने एक तरीके से जो उसका मातृभाषा था उसमें नहीं करेगा। क्योंकि मातृभाषा जो है यहाँ पर देखिए, बच्चे का जो शिक्षा है वो मातृभाषा से जोड़कर जोड़ दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी की मातृभाषा, बच्चा अगर केवल परिवार में भोजपुरी ही सीखा है तो क्या उसको भोजपुरी में पढ़ाया जाएगा? नहीं, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जरूर होगी हिंदी, जो कि भोजपुरी से मिलता जुलता है, और जो भी थेसिस होगा जाहिर सी बात है भोजपुरी में नहीं लिखा होगा, वो हिंदी में ही लिखा होगा। तो ये फॉर्मल लैंग्वेज है, हिंदी क्या है? फॉर्मल लैंग्वेज है, और जो भोजपुरी था वो उसका मदर टंग था, उसका इनफॉर्मल लैंग्वेज है। तो देखिए, जो फॉर्मल लैंग्वेज होता है वो ऑप्शन नंबर 2 कॉग्निटिव एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि CALP से। और जो आपका मदर टंग है, यानी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, वो BICS से जुड़ा हुआ है, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। यानी कि आप अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस भाषा को इस्तेमाल करने का जो कौशल है वो BICS कहलाता है। और जो आपकी औपचारिक भाषा, जो विद्यालय में भाषा का यूज किया जाता है, वो उसका जो कौशल है वो CALP कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पर रिपोर्ट जो दिया गया वो औपचारिक भाषा में ही होगा, और जो बच्चे नोट लिखेंगे, जो टिप्पणी लिखेंगे, वो औपचारिक भाषा में लिखेंगे, या फिर जो समरी करेंगे वो औपचारिक भाषा में ही करेंगे, ठीक है। अपने घर की भाषा या फिर जो अपने दोस्तों के साथ भाषा बोलने का यूज करते हैं उसमें नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये औपचारिक भाषा से संबंधित है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एरर्स आर लर्निंग एरियाज एंड फीडबैक फॉर। यानी कि जो त्रुटियां हैं वो किसके लिए सीखने का क्षेत्र है और किसके लिए फीडबैक का काम करता है। तो देखिए, एरर्स लर्नर्स के लिए भी सीखने का काम करेगा और फीडबैक देगा, और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं उनके लिए भी एक फीडबैक का काम करेगा कि बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि जो आपने अप्रोच अपनाया है, पढ़ाने का तरीका जो अपनाया है वो गलत हो। तो दोनों के लिए ये फीडबैक का काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बोथ A and B आर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, काइनेस्थेटिक एक्टिविटी रेफर्स टू। यानी कि जो काइनेस्थेटिक एक्टिविटी हैं वो किससे संबंधित हैं। तो काइनेस्थेटिक के बारे में अगर बात करूं तो ये एक तरीके से सेंस होता है सेल्फ मूवमेंट का, फोर्स का और बॉडी पोजीशन का। यानी कि जो आप शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं उससे ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बॉडीली मूवमेंट एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ लर्नर ऑफ क्लास 4th इज एबल टू रीड द टेक्स्ट एंड डू द टास्क बेस्ड on it with the support of her mother as per Vygotsky her mother is dash her in the task। तो उसकी जो मदर है वो इसके फोल्डिंग का काम कर रही है, यानी पाड़ का काम कर रही है, ढांचा निर्माण का काम कर रही है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। पहला विकल्प सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ अ चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड वेल बाई। यानी कि बच्चों की जो भाषा की प्रोफिशिएंसी है उसको कैसे विकसित किया जा सकता है। तो भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर वो वाला होगा जिसमें बच्चे जो हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और खुद इंटरेक्शन कर रहे होंगे, तो वो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 पार्टिसिपेटिंग इन टास्क बेस्ड एक्टिविटीज। यानी बच्चे जो हैं वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही साथ इंटरेक्शन कर रहे होंगे एक्टिविटीज़ के दौरान, तो इससे बच्चों में जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। विकल्प 2 सही जवाब होगा। दोस्तों, हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड आई गेज आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो बॉडी लैंग्वेज तो आप जान रहे हैं, जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव, ठीक है। तो जो आपके हाव भाव हैं, आपकी भाव भंगिमा है, वो किसका उदाहरण है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अपने जो भी आपकी भावनाएं हैं उनको एक तरीके से दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि आप टीचर जब गुस्से होते हैं तो वो अपने भावों को, आंखों के ऊपर जो भाव होते हैं उनको ऊपर उठा लेते हैं, तो उससे बच्चे समझ जाते हैं कि बच्चे गुस्से में हैं,
या फिर इस प्रकार का अगर कुछ भाव भंगिमा दिखा रहे हैं कि वो उनका चेहरा लाल हो जाए, तो ये सब गुस्से का निशानी है। ठीक है, तो इससे भी वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बच्चों से कि अब टीचर गुस्से में आ गए हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं जा रहा है, अगर बोला जाता तो वर्बल होता, और कुछ भी बोला नहीं जा रहा है, अपनी भाव भंगिमा से, बॉडी लैंग्वेज से उनको बताया जा रहा है कि टीचर जो है वो गुस्से में है, तो ये नॉन वर्बल है। ठीक है, अगर बोला नहीं जा रहा है तो नॉन वर्बल होगा, और अगर बोला जाएगा तो वहाँ पर वर्बल हो जाएगा। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के 23 शिफ्टों में ऑनलाइन पेपर का आयोजन सीबीएसई बोर्ड ने किया था, जिसमें से 10वें शिफ्ट का पेपर आप देख रहे थे। अगर आप 23 शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं और सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।